बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी अपने व्यूअर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ जो कोर्सेज़ हैं वो हम अवेलेबल करते रहते हैं। और इसी ज़मन में आज का जो हमारा सेशन है वो पाकिस्तान सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक है। और ये कोर्स डेफिनेटली जहाँ पे भी आपके कोर्स में सिविल कोर्ट्स का हिस्सा शामिल होगा तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये आपके काम आएगी। तो बेसिकली जितने भी गेट लॉ गेट है और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जो एफआईए में जॉब्स आती हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इस कोर्स की एप्लीकेशन ज़्यादा है और एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आम सादा तरीके से, सादा फहम तरीके से हमने और लोकल एग्जांपल से इन चीज़ों को इस तरह से कवर करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बन जाएं और जब आप पेपर में बैठें तो इससे रेलेवेंट कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपके माइंड में चीज़ें फौरी आ जाएं। सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 को देखना होगा। तो बेसिकली जो ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों प्रोविंस की हैसियत रखते थे, यानी कि एक यानी कि मशरक़ी सूबा एक कहलाता था और दूसरा मगरबी सूबा यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो इनको रूल कर रहे थे गवर्नर्स और इनके ऊपर डेफिनेटली सदर था। और ये अयूब का दौर था यहाँ पे उस वक्त जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था, इसकी एप्लीकेशन हुई थी। तो इसका मकसद मेन ये था, ये ऑर्डिनेंस जब पास हुआ तो जो गवर्नर थे उनको अख्तियारात दिए गए कि वो अपने सिविल कोर्ट्स के हिसाब से अपने सूबों में अदालतें कायम कर सकते हैं। तो सिविल कोर्ट्स जो छोटे मोटे जितने भी लोअर लेवल पे इश्यूज़ होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, उनको इन कोर्ट्स के अंदर निपटाया जाता है। और उन इश्यूज़ को फर्दर जब इस पर कोई डिसीजन आता है तो उसकी अपील करनी हो तो हाई कोर्ट की तरफ जाता है। और ये जितनी भी सिविल कोर्ट्स होती हैं अपने रेलेवेंट सूबे के हाई कोर्ट्स के अंडर काम करती हैं। तो सिविल कोर्ट का वैसे हमें और भी मानी समझना होगा कि सिविल कोर्ट्स होती क्या है। ऑल सिविल कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू दी हाई कोर्ट्स, ये आपने याद रखना है। ये सबॉर्डिनेट किसकी होती हैं? हाई कोर्ट की। किसकी? यानी जिस भी दूसरा सूबे में होंगी। अब जिस तरीके से अभी हम ये ऑर्डिनेंस के मुताबिक सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के जो मशरूत इससे पेशावर हाई कोर्ट का एक स्ट्रक्चर है उसको हम कवर करेंगे। साथ ही पैरेलल में वही चीज़ें पंजाब में भी अप्लाई हो रही हैं और इसी ऑर्डिनेंस के मुताबिक हो रही हैं। और आपके कोर्स में ये टेक्स्ट भी ऐड कर देंगे ताकि आपको कोई उसके साथ परेशानी ना रहे। एक को समझ लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ जो हाई कोर्ट्स के होती हैं और सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल द सिविल कोर्ट्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन, के जो उसकी जुरिस्डिक्शन होगी लोकल, उसका जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो उसकी कमांड करेगा जो उसके जैली जितनी भी अदालतें छोटी हैं। सिविल कोर्ट्स इन पाकिस्तान आर इस्टेब्लिश्ड बाय रिस्पेक्टिव प्रोविंस अंडर डिफरेंट लॉज टाइटल द सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962। तो सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक हर सूबे ने अपने अपने इनको जो है तश्कील दिया हुआ है, विच रिकगनाइज द फॉलोइंग मेन क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स। अब सिविल कोर्ट्स की आगे फर्दर आपसे कोई अगर नाम पूछता है तो आपके 2 और 3 ये नाम याद होने चाहिए। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, इसी तरह से द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और तीसरे नंबर पे द कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट, द कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और ये 8 जनवरी 1962 को अप्लाई हुआ था। तो ऑर्डिनेंस से, इस ऑर्डिनेंस का मेन मकसद क्या था? अमेंड टू एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू सिविल कोर्ट्स इन प्रोविंस ऑफ
वेस्ट पाकिस्तान, तो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाता था। अब बाद में उसमें जो अमेंडमेंट्स आई हैं तो उसको हमने पेशावर तक लिमिटेड कर लिया इस नाम को, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से मुराद क्या हम लेंगे। तो इसका मकसद ये था जो जितने भी सिविल कोर्ट्स के मुतालिक पहले से अहकामात हैं उनको एक जगह पे इकट्ठे लेके आना ताकि कम्प्रीहेंसिव हो जाए। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू प्री-एम्बल सिविल कोर्ट्स इन द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। इस जो ऑर्डिनेंस है इसका मेन मकसद क्या था कि वेस्ट पाकिस्तान में सिविल कोर्ट्स के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको यकजा करना। नाउ देयरफॉर in the pursuance of the presidential proclamation of the 7th day of October 1958 and having received the previous instructions of the president, the governor of Pakistan, यहाँ पे देखें instruction of the president और आगे काम कौन कर रहा है, the governor of the West Pakistan is placed, यानी कि इसको अप्रूवल किसने दिया था, गवर्नर of the West Pakistan in exercise of all powers enabling him in that behalf to make and promulgate the following ordinance। तो ये जो ऑर्डिनेंस आया था उसी की फिर अप्रूवल से लागू किया गया था। इसका चैप्टर 1 जो है डेफिनेटली प्रीलिमिनरी के मुतालिक है, इसकी एप्लीकेशन, इसकी वैलिडिटी कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, इसकी ज्यूरिसडिक्शन के मुतालिक, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम कुछ डेफिनेशंस को कवर करेंगे जो आने वाले पूरे सेशन में हमारे काम आएंगी। दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962। तो नाम की अगर बात करें सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 से पहचाना जाएगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द प्रोविंस। तो अब प्रोविंस से मुराद क्या है, यहाँ पे देखें अमेंडमेंट आई थी, चेंज आई थी, तो प्रोविंस से मुराद क्या है, खैबर पख्तूनख्वा एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज उसमें अब शामिल हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि अब तो ट्राइबल एरियाज खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि जो ही ये साइन हुआ तो इसकी एप्लीकेशन हो गई। इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शैल हैव द मीनिंग हियर बाय रिस्पेक्टिवली असाइन टू दैम, दैट इज़ टू से, यानी कि जो डेफिनेशन हमने कवर करनी है, जहाँ पे भी ये वर्ड ड्यूरिंग दिस ऑर्डिनेंस के हमें सामने आएगा तो हमने उससे मुराद क्या लेना। जब भी कहीं पे गवर्नमेंट का मतलब आएगा तो गवर्नमेंट से मुराद आपने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट लेना है, और हाई कोर्ट का जहाँ पे जिक्र आएगा तो आपने पेशावर हाई कोर्ट का मतलब लेना है स्पेसिफिक टू दिस ऑर्डिनेंस। जब पंजाब की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा पंजाब, आपने उसका मतलब लेना है। लैंड से क्या मुराद है, कोई भी ज़मीन जहाँ पे बिल्डिंग ना बनी हो या चरागाहें हों जहाँ पे भेड़ बकरियाँ जानवर बाकी हैं उनकी शेल्टर के लिए कोई कमरे वगैरह बनाए हों तो वो भी उस लैंड में शामिल आएंगे। मीन्स द लैंड विच इज़ नॉट ऑक्यूपाइड एज द साइट of any building in a town or village and is occupied or has been let for agriculture purposes or for the purpose of subservient to agriculture or for pasture, यानी कि वो ज़मीन जो है या तो ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो रही है या फिर चरागाह के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इंक्लूड्स द साइट्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑन सच लैंड। अगर उसको आपने जो ज़राअत है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या चरागाहें बनाई हुई हैं तो ज़ाहिर बात है अगर एग्रीकल्चर आप बनाते हैं तो उसकी प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं सेव करना होता है, उससे भूसा हासिल होता है तो भूसे को भी आपने सेव करना होता है कहीं बारिश में ख़राब ना हो जाए। इसी तरह से जो चने की फसल है, गंदम की फसल है, मकई की फसल है, तो जब आप उसकी फसल तैयार हो जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बिल्डिंग बना लेते हैं। इसी तरह से चरागाह होगी तो जानवरों की शेल्टर के लिए कोई ना कोई जगह आपने बनाई होगी जहाँ पर धूप बारिश से उनको बचाया जा सके। तो ये इस मकसद के लिए चरागाह के लिए हो या ज़राअत के लिए ज़मीन हो और उसमें अगर बिल्डिंग भी मौजूद है तो वो भी लैंड में ही शामिल होगी। इसके बाद लैंड सूट। लैंड सूट से मुराद है कि ज़मीन के कोई तनाज़ा हो तो उसको हम कहेंगे मीन्स सूट रिलेटिंग टू लैंड और टू एनी राइट और इंटरेस्ट इन लैंड, यानी कि ज़मीन का कोई तनाज़ा हो, कोई उसके लेन देन का मामला हो, उसकी वजह से जो कोई ऐसा आएगा उसको हम लैंड सूट कहेंगे। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ का कानून के मुताबिक वजाहत किया गया होना, मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। और समाल काज का मतलब है कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं, छोटे मोटे एक दूसरे की उलझने हो जाती हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, तो इस तरह के जो केसेस होंगे मीन्स अ सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ समाल काजेस, यानी कि ऐसी अदालतें जो छोटे मकासद या छोटे तनाज़ात को सॉल्व करने के लिए बनाई गई होती हैं, जो जिसकी पहचान करते हैं अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल काज कोर्ट्स एक्ट 1887 के मुताबिक जो स्मॉल कोर्ट्स बनी थी स्मॉल काजेज़ के लिए, तो इसका मतलब होता है स्मॉल काज।
अच्छा, इसके बाद है अनक्लास्ड सूट, यानी कि ऐसा कोई केस जिसको आप कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं दे सकते कि जी ये ज़मीन का तनाज़ा है, ये क्राइम है, ये क्या है। मीन्स अ सूट विच इज़ नाइदर अ स्मॉल काज नॉर अ लैंड सूट, यानी कि ना तो वो छोटे मसला है कोई, ना ही वो ज़मीन का तनाज़ा है, बल्कि और इससे मुराद नेक्स्ट हमारा है वैल्यू। वैल्यू से मुराद क्या है, यूज्ड विद रेफरेंस टू अ सूट मीन्स द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, यानी कि अगर किसी ज़मीन का मसला था, 5 कनाल का 5 या 5 कनाल कर लेते हैं, यहाँ पे 5 एकड़ कर लेते हैं, यहाँ पे 5 मरला कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 मरबा कर लेते हैं, स्क्वायर मरबा, ठीक है जी। तो ये अब देखिए 5 मरले की कुछ और वैल्यू होगी, 5 कनाल है उसकी और वैल्यू होगी, 5 एकड़ है उसकी और वैल्यू होगी, 5 मरबे होगी तो उसकी और वैल्यू होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो केस सामने आ रहा है उसकी नौयत क्या है और उसकी मालियत क्या है, उसी के मुताबिक उसको हम वैल्यू से मतलब लेते हैं। तो बाकी भी जो जितने भी हार्वर्ड एकेडमी के आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आपका स्टडी का कोई भी कोर्स हो, तो आप हमारी एकेडमी हार्वर्ड एकेडमी जो कि ऑनलाइन है, आप घर बैठे हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंतहाई सादा और आम फहम होते हैं। मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो आपका, क्यूरी हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।